अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, आज है सेमीफाइनल ही है ना। अगर हम जीत गए तो इतवार को हमारा मुकाबला होगा भारत के साथ। अगर श्रीलंका जीत गया तो उनका होगा, और अगर बारिश हो गई तो भी श्रीलंका का ही होगा, क्योंकि वो पॉइंट टेबल पे उनका ज़्यादा पॉइंट्स हैं, पर वो आगे चले जाएंगे। बेसिकली इन अ नटशेल ये बात है। तो आज का बहुत ही इतनी सारी बात हमने 2 लाइनों में बता दी, बट बात तो यही है ना, जितनी खींच ले बात तो सारी ये है कि आज बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है, इन द सेंस कि वी बेटर विन। फिर हम अगर बेटर विन हो गए तो फिर हमारा एक दफ़ा फिर टकरा होगा इंडिया के साथ, विच आई रियली वांट दैट मैच टू एक्चुअली हैपन द वे इट शुड हैपन। और उसका मतलब ये है कि हम जीते। अच्छा, पता है क्या है सीन ये है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि पता नहीं नज़र लगी है क्या हुआ है, हमारे इतने लड़के इंजर हो गए हैं। बारिश से मैच आपको पता है ये मनसूख होने की सूरत में जो नतीजा निकल सकता है, हम इस पर आगाह कर चुके हैं। फिटनेस के मसाइल से ऑल्दो हम औचार हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप से बाहर हो गए, उनकी जगह जमान खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका से मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान भी किया, और मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। ये सारे तो लोग ये आराम में आ गए हैं। हाँ, मतलब सारे आराम में आ गए हैं, तो फिर भाई होगा कौन कौन टीम में? मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर जिनका ये ओडीआई डेब्यू भी होगा, और जमान खान को शामिल किया गया है। फुट नोटिस में ये है कि आई कैन नॉट बिलीव कि एक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में किसी का ओडीआई डेब्यू हो रहा है। आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अव्वल तो वो अच्छा कर भी ले तो उससे एक्सपेक्टेशन रखी क्यों जाए, उसका तो पहला ही है। हाँ। और वो भी सेमीफाइनल में आ रहा है। ये बहुत सी चीज़ें हैं दैट वी नीड टू रीविजिट। ये रोटेशन पॉलिसी और लड़कों को खिलाते रहना, वी शुड हैव डन दिस अ लॉन्ग टाइम बैक। सो हमारे स्पिनर्स, आपको पता है, ज़रा ऐसा लग नहीं रहा कि हम विकेटें हमारे लिए हासिल कर पा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग अटैक जिसको लिटरली 2 हफ्ते पहले दुनिया में हेडलाइन लग रही थी कि इनको खेलना तो इम्पॉसिबल है, क्या हुआ है? किसी ने कुछ करा दिया? मैं बता नहीं जी, किसी ने नहीं कराया माशाल्लाह। हम काफ़ी अपने साथ ही कराने के लिए, तो लिहाजा आई डोंट लाइक द फैक्ट कि हम दुनिया में ढूंढें जी किसको किस चीज़ को ब्लेम किया जाए। ये फैसले हमारे ही हैं। सबसे बड़ा फैसला तो हमारा ये है, ये जो इधर से उधर हम लोग कर रहे थे ना, थिंकिंग कि नो दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ये फटीग, ये आपका एक स्ट्रेस, it does take a toll. जितने भी आप young and fit and whatever you are, it affects you and it's clear in front of us. तो आज जो do and die मैच है कर दिया। बारिश तो एक टेंशन है ही। Sometimes we do want it to rain. तो कभी कभार हमारा दिल चाह रहा होता है कि जी अब बारिश हो जाए। We do not want it to rain this time. No, we don't. Because सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या इम्कानात हैं? मौसम क्या रहेगा? क्या हो सकता है मैच, या बहुत ही शोर शॉर्ट है कि भी बारिश नहीं मुतासर करना है? सुहेल से जानते हैं। सुहेल बताइएगा, क्या प्रेडिक्शंस है मौसम को लेकर? अब्दुल्ला, इस वक्त तो बहुत तेज धूप निकली हुई है, हब्स भी बढ़ गया है। हब्स बढ़ गया है तो फिर बारिश भी हो सकती है। जी हाँ, चारों तरफ बादल जरूर मौजूद है। रात की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, या मुकामी वक्त के मुताबिक 12 बजे के करीब, बहुत शदीद बारिश हुई जो सुबह 7:30 8 बजे तक जारी रही। लेकिन उसके बाद से लेके अब सूरज निकला हुआ है, और अच्छी बात यह है कि ग्राउंड स्टाफ को अपना जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा मैच शुरू होने से पहले, जो कि मुकामी वक्त के मुताबिक यहाँ पर 3 बजे शुरू होना है। सारा दिन जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। 3 ऐसे औकात बताए गए हैं जो कि मैच के दौरान ही हैं, जिनकी वजह से हेवी शावर होगा और मैच मुतासर हो सकता है। लेकिन अब्दुल्ला, पिछले 2-3 दिन से हम मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान का मैच जो रिजर्व पे खेला गया था, उसमें थोड़ी बारिश जरूर ही रुका भी था मैच, लेकिन मैच मुकम्मल हो गया। इसी तरह जो बांग्लादेश का उसका मैच था श्रीलंका का, इंडिया का, थोड़ी देर रुका, मुकम्मल हो गया। कल भी सारा दिन अगर हम ये देखें कि थोड़े से वक्त के लिए हुई थी, प्रेडिक्शन बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी कि आज है, लेकिन बड़ी कम बारिश हुई थी, और सारा दिन प्रैक्टिस भी की टीमों ने यहाँ पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान टीमों ने, और उम्मीद यही की जा रही है कि आज भी ऐसा ही हो। प्रेडिक्शन जरूर बारिश की है, लेकिन मैच जो है वो बारिश से मुतासर ना हो, क्योंकि बारिश जो है, प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा टूर्नामेंट उम्मीदों पे ही चल रहा है। वैसे उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन फोरकास्ट कुछ होती है, हम उम्मीद में बैठ जाते हैं, लेकिन जो होना है
वही होना है। तो आज भी बिग टाइम प्रिडिक्शन जो है फोरकास्ट बारिश की है। ऑफ कोर्स हम उम्मीद कर रहे हैं। ये बताइएगा कि कोई मुलाकातें हैं आपकी, कोई बॉयज़ इन ग्रीन से आपने कोई आते जाते मिले हो? व्हाट्स दिस सेंस? क्योंकि हम इधर बैठे हुए हमें बड़ी टेंशन है क्योंकि रिप्लेसमेंट्स हुई हैं अभी। कुछ लोगों को शायद बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए था। अभी हम पहले भी ये बात कर रहे थे मोइन खान साहब से। मोरल क्या है? बिकॉज दिस इज इट, आज का मैच जीतना जरूरी है उसके बाद, वरना तो दे कैन कम होम। जी, गुज़श्ता 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया था प्लेयर्स ने यहाँ पर। उस दौरान हमारी उनके साथ मुलाकात की हुई। मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास फर्क नहीं आया। पुरजोश भी दिखाई दे रहे थे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, दीगर खिलाड़ी। लेकिन जो खिलाड़ी टीम में नहीं थे उनके चेहरों से पता चल रहा था कि ये कल का मैच यानी कि आज नहीं खेल रहे। जहां तक आपने तब्दीलियों की बात की, इसमें 3 तब्दीलियां तो ऐसी हैं जो कि आपको फोर्स्ड तब्दीलियां करनी पड़ी हैं, जिसमें 2 जो फास्ट बॉलर्स थे वो फिटनेस मसाइल से दुचार हुए, सलमान अली आगा। लेकिन कंडीशंस कुछ इस तरह की हैं यहाँ पर श्रीलंका में। पिछले 2-3 मैचेस में स्पिनर्स कामयाब हुए, इसलिए मोहम्मद नवाज को दोबारा, हालांकि हमारे स्पिनर्स। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो फोर्स तब्दीलियां नहीं की गई हैं फखर और फहीम वाली, उस पे क्या कहते हैं सहाफती हलके जो इतने अरसे से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स की राय ये है कि शायद ये तब्दीलियां ना की जाती इस टूर्नामेंट में, इस स्टेज पर तो बेहतर था। और साथ ही उसामा को चांस ना देना, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, पहले तो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ किया था जिसमें बॉलिंग ऑलराउंडर थे फहीम अशरफ। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर कंडीशंस है उसकी जगह पे तो डेफिनेटली एक स्पिनर ने आना ही आना था। अब बहस जो हो रही है, जो यहाँ पर भी जर्नलिस्ट हैं, जो आम लोग हैं, तो यही हैरानी का इज़हार कर रहे हैं कि फखर जमान को टॉप ऑर्डर से निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं वो इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे उस तरह स्ट्रगल, उस तरह कामयाब नहीं हो सकते जिस तरह एक सॉलिड बैटर जो है वो हो सकता है, क्योंकि उनका अपना एक मिजाज है खेलने के मोहम्मद हारिस का। तो इसलिए फखर जमान को मौका दिया जाना चाहिए था मजीद, ताकि उनका जो हो सकता है कि वो अच्छा खेल जाते और उनका जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है वो उनकी फॉर्म वापस आ जाती और वर्ल्ड कप से पहले आ जाती और हमें, हमारे लिए सर्टनली एक एसेट साबित होते, वो जो कि हैं भी बस आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या करें। अच्छा, एक और चीज, अब फखर की जगह हारिस को चांस मिल रहा है, लेकिन रेगुलर ओपनर अब्दुल्ला शफीक, मतलब उसको चांस क्यों नहीं मिल रहा? मुझे जो लगता है जो टीम मैनेजमेंट चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर स्पिनर्स को, पिछले 2-3 मैच में देखा तो वो ऊपर टॉप ऑर्डर से मोहम्मद हारिस को शायद इसलिए लाए हैं ताकि वो जहराना अंदाज से अटैक करे, और जो ही वो अटैक में अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। मुझे तो सिर्फ इस फैक्टर के अलावा कोई और चीज नहीं लगती कि मोहम्मद हारिस को जो प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, उनसे यही चाहे कि टीम मैनेजमेंट वो जाए और जाते ही मारदार करें और प्रेशर ना आने दें बैटर्स के ऊपर। अगर दूसरी तरफ से कोई विकेट गिर भी जाती है तो प्रेशर ना आए। लेकिन देखना ये होगा कि आया जो स्पिनर्स हैं श्रीलंका के, जो बड़े ही डोमिनेट कर रहे हैं पिछले मैचेस से, वो मोहम्मद हारिस की जिस तरह की टेक्निक है उनको चलने देते हैं या नहीं चलने देते हैं। अच्छा, कहीं आपको नजर आए शाहीन आफरीदी जो हैं वो दूल्हा भी बनने वाले हैं, आपको पता है, ऑन ट्यूसडे एंड टुडे इज द मैच, एंड अगर फाइनल होता है संडे को, सो उनके लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं, और होपफुली उनकी शादी जबरदस्त गुजरे। लेकिन अगर जीत के बाद गुजरे, हम सिर्फ मैचेस में इंटरेस्टेड हैं, नॉट उनका दूल्हा, बट यू नो एक दिन के गैप से है सारा कुछ। मतलब अगर जीत गए तो बड़ी खुशी में शादी होगी और ना तब भी खुशी में ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन एनीवे, हाँ, अब ये बताइएगा कि ये जो शायकीन गए हुए थे इतने ढेर, यहाँ से हम भी बहुत से लोगों को, जो ज्यादातर ये सोशल मीडिया यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स वगैरह हैं, वो अभी तक रुके हुए हैं या वापस आ गए हैं? नहीं, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था यहाँ पर, उसके क्योंकि रिजर्व डे था, लोगों को पता नहीं था, रिजर्व डे पे मैच चला गया, उनकी बुकिंग थी, होटल की बुकिंग थी, तो उनको बेरोज वापस जाना पड़ा था। पाकिस्तानी शायकीन तो शुक्र ही कर रहे होंगे कि वो उस टॉर्चर को बराह रास्त देखे बगैर ही वापस चले गए। हाँ, ये भी है जी, डेफिनेटली। लेकिन अभी अगर आज पाकिस्तान जीतता है और संडे को मैच होता है फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का, फिर तो की जा सकता है कि जिनके पास मल्टीपल वीजा आते हैं या बुकिंग उनको मिल जाती है, टिकट्स अरेंज कर लेते हैं, तो हो सकता है कि चंद 100 पाकिस्तानी शायकीन जो है वो नजर आ जाए लास्ट संडे। अच्छा, ये बताएं, आज की जो चले फोरकास्ट, हमें पता ही है कि बारिश हो सकती है और काफी अच्छे चांस है बारिश होने के। संडे की, इतवार को जो फाइनल होना है, उसकी क्या फोरकास्ट है? वो भी बारिश है?
बिल्कुल इसी तरह पिछले 17, 18, 19 बिल्कुल सेम प्रेडिक्शन है यहाँ पर। भाई हम तो कहते हैं कि यहाँ सारी टीमों को घर बैठे रहने देते, टॉस करके ना आराम से अपने कमरे में कोई टॉस करता और बता देता कि वेयर एनीबडी स्टैंड्स, बिकॉज ये बहुत ही टू स्टार्ट ऑफ ही बहुत बुरा फैसला था कि श्रीलंका में एशिया कप कराया जाए। अच्छा सुहेल, अभी तो जाहिर है हम इंजरीज़ का शिकार भी हैं, कुछ और तब्दीलियां भी की गई हैं। इस टूर्नामेंट का जो भी नतीजा निकलता है, हम आगे जाते हैं नहीं जाते हैं, बहुत सी टीमें आपको पता है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर चुकी हैं। सो हमारी कब अनाउंसमेंट मुतवक्के है? हमें क्या कोई इसकी डेडलाइन होती है या हम कभी भी कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है वी हैव टू मैनेज आवर थिंग्स। अब्दुल्ला, इसका तरीकाकार ये था कि 5 सितंबर तक पाकिस्तान ने अपने इनिशियल्स नाम देने थे आईसीसी को, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम दे दिए, उनको उनका अनाउंसमेंट नहीं किया गया। अब 28 सितंबर आखिरी तारीख है जिसमें पाकिस्तान ने उससे पहले तमाम टीमों ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान करना है। 28 सितंबर से पहले आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को बताए बगैर उन नामों में तब्दीली कर सकते हैं जो कि आपने 5 सितंबर को जो इंजरीज का शिकार हैं लड़के, दे मस्ट बी रियली स्ट्रेस्ड कि अगर वो चाहते हैं, आई एम श्योर चाहते हैं वर्ल्ड कप में खेलना, तो 28 सितंबर से पहले दे हैव टू गेट बेटर, बेसिकली गेट इन फॉर्म। क्योंकि 28 सितंबर के बाद फिर आपको आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से पूछे बिना आप उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकेंगे। लेकिन हारिस रऊफ के बारे में अच्छी चीज ये थी कि गुज़श्ता रोज हमने देखा टीम के साथ आए हुए थे तमाम दूसरे फास्ट बॉलर्स को, वो टिप्स भी दे रहे थे, उनको बता भी रहे थे, उनका मोटिवेट भी कर रहे थे। उनका मुझे लग रहा है वो खासे पुरजोश भी थे, हमारी बात भी हुई उनके साथ और वो लग रहा है कि वो जल्दी फिट हो जाएंगे अगले 5-4 नसीम की क्या अपडेट है? नसीम तो आउट हो चुके हैं ना, नसीम तक थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकता है क्योंकि नसीम के बारे में आप ये ध्यान में रखिएगा कि उनको ये वाला जो कंधे की तकलीफ है, इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट मैच था, वहां पर भी वो इस तकलीफ का शिकार हुए थे और अब फिर वो यहाँ पर जब एलपीएल हो रही थी, लंका प्रीमियर लीग हो रही थी, उसमें भी वो कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। फिर बाद में पता चला था कि टीम ने रेस्ट दिया गया, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको भी निगल्स हैं। वो जो है देखते हैं कि मेडिकल पैनल किस तरह उनको मॉनिटर रखता है, किस तरह ऑब्जर्वेशन में रखता है और कितना रिस्पॉन्ड करते हैं नसीम शाह ताकि फिट हो सके, क्योंकि इन तीनों फास्ट बॉलर्स का फिट होना तो बहुत जरूरी है, बगैर तो पाकिस्तान की एब्सोल्युटली। ऑलराइट, एक लास्टली ये बता दें, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो जाएंगे साइन बिफोर द वर्ल्ड कप, मतलब इसकी कोई टाइमलाइन है? नहीं, इसकी तो कोई टाइमलाइन नहीं है। 30 जून के खत्म होने में इस पे टाइम लग सकता है, लेकिन अब हो सकता है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम ने 18-19 को पहुंचना है, वहां पर लाहौर वापस पहुंचेगी या पाकिस्तान पहुंचेगी, फिर 26-27 का इनका ट्रैवल बन रहा है, गालिबन 25 का बन रहा है, तो फिर बड़े कम दिन रह जाते हैं। इन दिनों में अगर हो सका तो हो जाएगा, वरना फिर नवंबर में बात चली जाएगी इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ओके, अभी तो बोर्ड का आपको पता ही है ना, बोर्ड के कर्ता धर्ताओं का या बड़ों का कुछ नहीं पता कि उनका क्या बनता है, तो फिर ये मामला तो Sohail Imran, thank you for being with us and I hope that you are enjoying the weather Sri Lanka at least. and the weather because matches हो ना हो आप तो मतलब enjoy कर ही ले। Okay, so that's अच्छा, सोहेल भाई हैं साथ हैं? चलो कुछ याद आ गया? हाँ सोहेल भाई, वो मिकी आर्थर की वापसी की टिकट हुई है कि नहीं अभी कटा सके? वो तो वर्ल्ड कप पे ही ज्वाइन करेंगे, उससे पहले वो वर्ल्ड कप पे ही ज्वाइन करेंगे। जी वर्ल्ड कप पे ज्वाइन करेंगे। तो मतलब इतना सेमीफाइनल उसमें भी अवेलेबल नहीं है और अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल में भी अवेलेबल नहीं होंगे वो? व्हाट्सएप पे और जूम पे और वर्चुअली तो होंगे वो। अच्छा, ये तो हम वीडियो गेम थोड़ी खेल रहे हैं भाई। नहीं तो ये रिमोट ट्रेनिंग हो रही है ना, मतलब ठीक है। ओके ओके, ऑलराइट, वर्चुअली होने तो वर्चुअल। थैंक यू। याद है आपको वो हम पबजी हो रही है, क्रिकेट पबजी होती थी ना, क्रिकेट वाली गेम, कौन सी नाम क्या था उसका, वर्ल्ड कप समथिंग पता नहीं क्या होता था उसमें, ब्रायन लारा सब क्या नाम क्या था उस गेम, ब्रायन लारा 96, यस, पेंटियम 2 के जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। बस आपका मतलब है कि उसी पे खेल ले। मैं तो कह रही हूँ टॉस कराएं घर में और बता दें कौन जीता है कौन नहीं करना। अच्छा जी, ये एक सवाल है, आई वंडर कि इसका कोई जवाब है भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? बाज़ लोगों का ख्याल है कि बच्चे बहुत ज़बरदस्त तरबियत पाते हैं, बाज़ कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, दिल का रिश्ता के एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये आप देखिए, उसके बाद हम ब्रेक लें। दिल का रिश्ता टॉक फेसबुक ग्रुप से आज हमारे पास ये सवाल आया है,
मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं। आई हैव अ 9-year-old एंड अ 6-year-old। वी लिव इन अ टिपिकल जॉइंट फैमिली। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझ में और मेरे बच्चों में फ़ासला बढ़ रहा है और वो मेरे साथ कम वक्त गुजारते हैं। हाउ कैन आई सॉल्व दिस? सो टिपिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है और एक घर में मोस्टली 3 जनरेशन्स इकट्ठी रहती हैं, जिसमें ये ट्रिकी हो जाता है कि टाइम कितना किसके साथ स्पेंड किया जाए। मगर ये बात जानना और समझना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फैमिली जिसमें बच्चे और माँ बाप शामिल हैं, वो दिन का कोई ऐसा एक वक्त निकालें जिसमें वो सिर्फ़ आपस में मिल के वक्त गुजारें, जिसमें बाकी घर वालों का होना ज़रूरी नहीं है। उसमें माँ बाप अपने बच्चों की बात सुने, उनके मसले सॉल्व करें, मियाँ बीवी आपस में बात करें। टू हैव अ होम इन अ होम इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये बड़े ख़ानदानों को डिवाइड करने के लिए नहीं है, बल्कि माँ बाप और बच्चों में कनेक्टिविटी पैदा करने और मियाँ बीवी को करीब करने के लिए है। एक और इदारा है जिसका बहुत ही बुरा हाल है। बद इंतज़ामी, काम चोरी और सियासी मुदाखलत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने से दो चार कर दिया है और PIA को आज अपनी तारीख के बदतरीन माली बहरान का सामना है, विच इज़ आयरॉनिक बिकॉज हर दौर में हम सुनते आए हैं कि बहुत ही बुरा हाल है PIA का, लेकिन अपेरेंटली अभी सबसे बुरा है। कौमी खजाने के लिए पहले के हिसाब से उस जमाने का सबसे बुरा था, उससे पहले के हिसाब से ये लिस्ट में टॉप पे ही रहा है। ये बरस से अब बुरा ही चल रहा है, लेकिन इसका करेगा कोई क्या? तो कौमी खजाने के लिए जी ये एक वाइट एलिफेंट जिसको कहते हैं ना, सफ़ेद हाथी बना हुआ है और इस इदारे का पेट भरना नामुमकिन हो गया है। हालांकि PIA सालाना आवाम के खून पसीने के अरबों रुपए हजम कर रहा है, लेकिन इसकी हालत में ना कोई बेहतरी हुई है और ना कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि कुछ बेहतर होगा, बल्कि इदारे की बंदिश का ख़तरा भी अब सर पे मंडला रहा। कौमी एयरलाइन के पास सिर्फ 15 दिन में काबिले परवास तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए हैं। इमेजिन कीजिए 15 डेज हमारे पास 23 तैयारे ऐसे थे जो चल सकते थे, अब सिर्फ 16 रह गए। ठीक है जी, बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया है। अल्लाह माफ़ करें, मेरी बात सुने, हमारे स्कर्दू वगैरह की इतनी ज़्यादा फ्लाइटें चल रही हैं, यहाँ तो जाते ही हैं। मतलब ये इतने पुराने हो गए कि इनके पुर्जे भी नहीं बन रहे, यही है ना? पता नहीं, हम डराना नहीं चाहते, लेकिन भाई आप देख लें, बैरूनी दुनिया में मुल्क की बदनामी अलग से हो रही है। दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स हुकाम ने PIA के तैयारों को ईंधन देने से इनकार कर दिया है, जिस पर तैयारों को रोक लिया गया है। फिर तहरीरी यकीन दहानी पर वापस जाने की इजाज़त दी गई। हाउ एम्बैरेसिंग। और इन हालात में वजारत ख़जाना की जानिब से कौमी फ़ज़ाई कंपनी के लिए 14 अरब रुपए जारी करने और 260 अरब रुपए का कर्ज कुछ दिन के लिए टाले जाने का इम्कान है। बात यही है कि हम ये सालों से, दहाइयों से ये टाले काम कर रहे हैं। हर दफा बेल आउट, हर दफा एटलीस्ट फॉर द मोमेंट हम ये कर लें, उसके बाद देखी जाएगी, कोई नहीं देखता, उसके बाद फिर फॉर द मोमेंट कुछ होता है। ये काफी अर्से जिसने एमिरेट्स खड़ी की, ये वो एयरलाइन है, इमेजिन करें। वजारत खजाना के इक़दामात और बैंक अकाउंट्स की बहाली के बाद PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मामलात आसान हो जाएंगे। PIA के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुकूमत इस पर अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, मेरे और आपके टैक्स के पैसे। अब फैसला हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इस सफ़ेद हाथी का बोझ नहीं उठा सकता, तो बंद कर दें या किसी को प्राइवेटाइज कर दें। सरकारी सतह पर मजीद चलाने का ऑप्शन नहीं है, तो भाई कब तक टैक्स गुजारों के पैसों पर जबरदस्ती बात तो यही इसको घसीटने की कोशिश करते रहेंगे? आई एम सॉरी, इसको घसीटने का जो मसला है ना, इसकी बेस लाइन पे अगर आ जाए तो इट्स ईगो कि जी हम चला के दिखाएंगे आपको, या हम चलाएंगे और हमारी कौमी ये एयरलाइन है भाई नहीं चल रही, इसलिए मान लिया जाए कुछ चीज़ें। दे आर लाइक अ वार्निंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस, लेकिन नहीं मानना। इसके बारे में हमने बात करनी है। तारिक अबुल हसन ओवरस्टाफिंग हमारे साथ हैं। हर दौर में सियासी भर्तियों के लिए PIA को इस्तेमाल किया गया। मतलब एक जहाज़ का अगर आप मवाजना करें कि इंटरनेशनल दुनिया में जहाज़ों पे कितना स्टाफ तैनात होता है, यहाँ का हिसाब लगाएं तो वहीं से आपको समझ में आ जाती है कि इसका ये हाल कैसे हुआ है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ हैं, जो कि काफ़ी देर से एविएशन पे उनकी नज़र है, हमें बताते भी रहते हैं। तारिक, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो हाल है, अभी हालिया सालों में भी हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा इसके साथ हो नहीं रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि बिल्कुल ही सब ठप हो गया है। तो ये फौरी जो अभी इमीडिएटली क्या मसला ऐसा पेश आया है जो कि बिल्कुल ही हमें लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनी मोर?
जी, फौरी तौर पर जो मसला सामने आया है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 23 अरब रुपए PIA को मिलने थे गुज़िश्ता साल, यानी नवंबर दिसंबर तक मिल जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं मिले हैं। PIA और हुकूमत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो PIA के ऊपर कर्ज़े हैं उनकी सूद की अदायगी हुकूमत पाकिस्तान को करनी होती है और जो कर्ज़ों की किस्तें हैं वो ख़ुद PIA अदा कर रही थी। लेकिन PDM की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने पिछले साल PIA को ये 23 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से PIA की अदायगियों का तवाज़ुन बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया। और अब सूरत हाल ये है कि PIA को अपने तेल की ख़रीदारी के लिए वाजबात, कर्ज़ों का जो सूद की अदायगी और कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी थी उसके अंदर मुश्किलात का सामना है। स्पेयर पार्ट्स है PIA को, जो बोइंग और एयरबस कंपनी एक माहिदे के तहत PIA को स्पेयर पार्ट्स फराहम करती थी, उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की फराहमी से इनकार कर दिया है। जो हमें दीगर स्टेशन के ऊपर, जो गैर मुल्की स्टेशन के ऊपर PIA की फ़्लाइटें जाती थी, वहाँ पर जो तेल की ख़रीदारी थी तैयारों के लिए, तो ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पर तो नहीं होती, उन पे एक उधार में ही ये मामला चल रहा होता है। लेकिन अब PIA वो पैसे भी जो है वो अदा करने के काबिल नहीं रही है। तो सूरत हाल ये हुई है कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले PIA के 4 जहाज़ दुबई में और 1 जहाज़ सऊदी अरब में रोक लिया गया था, दमाम एयरपोर्ट के ऊपर, और एक जो है वो कल रियाज एयरपोर्ट पर जो इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट थी उसको रोक लिया गया और बामुश्किल तहरीरी यकीनदानियों के बाद जो है वो PIA की इन परवाज़ों को इजाज़त दी गई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हकीकतन PIA अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रही है। अच्छा, अब PIA अपनी बहाली के लिए रकम चाहती है, अगर वो मिल भी जाएगी तारिक भाई होगा क्या? मतलब हाल तो इनका यही रहेगा, तो इसका हल क्या है? प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देते, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं शायद। इस वक्त सूरत हाल जो लीडरशिप के हवाले से ख़राब हुई है वो मुस्लिम लीग नून के जो दूसरा दौर हुकूमत था उसमें हुई है, जब साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को PIA का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने आते ही PIA में 55 साल उम्र और 57 साल की उम्र के तमाम जो सीनियर लोग थे, जिसमें जनरल मैनेजर्स, कॉरपोरेट मैनेजर, डायरेक्टर्स, इनको PIA से फारिग कर दिया। उसके नतीजे में हुआ ये कि PIA लीडरशिप से महरूम हो गई है। यही वो सीनियर लोग होते हैं जो आने वाले लोगों को एयरलाइन के बिजनेस से मुतालिक, एयरलाइन के ऑपरेशन से मुतालिक ट्रेन करते हैं। तो अब वो जो इतना बड़ा कला पैदा हुआ है वो उसका इम्पैक्ट अब तक आ रहा है कि आप PIA में आप जिसको भी इख्तियार दें उसको तो काम आता ही नहीं है। फिर सियासी भर्तियाँ हुई, वो नाहिली अपनी जगह पर, फिर जब PIA की सीनियर लीडरशिप को हटा दिया गया तो अब जो है वो PIA के अंदर अमलन कुछ नहीं बचा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि PIA में एयरलाइन बिजनेस से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को जो है वो लीडरशिप दी जाए PIA में, और किसी न किसी अंदाज में PIA को दोबारा कुछ पैसे हुकूमत को लगाने पड़ेंगे अगर PIA को खड़ा करना है। अगर निजकारी PIA का ऑप्शन है तो निजकारी भी उसी इदारे की होगी कि जो चलता हुआ इदारा होगा, तो PIA में कोई या एयरलाइन में सही कोई सरमायाकार आ सकेगा। हालात तो अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा ये बताइएगा कि PIA मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं और जाहिर है कि निजकारी की सूरत में नौकरी जाने का एक डर भी होना नेचुरल सी बात है। तो स्टाफ की इतनी बड़ी तादाद और जिनकी परफॉर्मेंस का एक बड़ा क्लियर इशू भी हो, ये चांस कितना है कि कोई नई मैनेजमेंट आई तो इन सब की नौकरी जो है वो चलती रहेगी? जी, इस बात का इम्कान बहुत कम है। जाहिर है कि जो भी नई कंपनी आएगी, जो भी नया मालिक होगा PIA का, वो उन्हीं लोगों को लेगा जो कि काम करना जानते हैं, जो काम करना चाहते हैं। इसमें उन PIA के मुलाजमीन का अपना भी कसूर है, जिनको काम करते हुए 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वो सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर भर्ती हुई है तो उन्होंने काम को कोई अहमियत नहीं दी, कभी काम सीखने की कोशिश नहीं की। आज भी PIA की एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की वो है कि जो अपने कामचोर है, सही तरीके से काम नहीं करती है, लेकिन वो ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं है जो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और PIA की तबाही को अगर देखा जाए तो उसमें मुलाजमीन का हिस्सा कम है। मुलाजमीन को इल्ज़ाम देना सही नहीं है। असल जो PIA को नुकसान होता है वो हुकूमती सतह पर और PIA की जो आला इंतज़ामिया है उस पर जो वो लोग जो फैसले लेते हैं उसका इम्पेक्ट आता है। एक आम लाजिम मामूली चोरी कर लेगा, काम चोरी बगैर करके उसकी तनख्वाही जो है वो PIA की तनख्वाहें पाकिस्तान में इंतहाई कम तनख्वाहों में शुमार
शुमार होती है। और अगर हम दुनिया भर के एयरलाइंस के मुकाबले से PIA के मुलाजिमीन की तनख्वाह को मैच करें तो ये एक बहुत ही मामूली तनख्वाह जो है PIA के मुलाजिमीन वसूल करते हैं। तो अगर ये काम किए बगैर तनख्वाह ले रहे हैं तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन असल नुकसान हो रहा है कि PIA की जो गैर पेशा वराना लीडरशिप है और लोग डेपुटेशन पर आकर अपनी चंद साल के लिए बहुत सारे पैसे कमाकर गलत फैसले कर और उसके नतीजे में कुछ किकबैक्स वसूल करके, क्योंकि इस बात की भी बाकायदा तस्दीक मौजूद है कि किस तरीके से करप्शन के ज़रिए गलत फैसले करके PIA को नुकसान पहुंचाया और गैर मुल्की एयरलाइंस को रूट्स के मामले में, बिजनेस के मामले में, PIA के पैसेंजर दीगर एयरलाइनों के हवाले करने के मामले में नुकसान के साथ और गलत फैसले करके नुकसान पहुंचाया गया। तो एक मजमूई पूरी सूरत हाल है जिसके नतीजे में PIA इस खसारे में गई है। ओहो, इतना बस काफ़ी है मेरा ख्याल है, क्योंकि हम ज़रा हर्ट ही हो जाते हैं। तारिक अबुल हसन, थैंक यू सो मच। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये थोड़ी सी करप्शन, थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट, इवन इफ़ यू आर वेल ट्रेवल्ड, आपने अगर दुनिया फिरी हो, कुछ 2-4 और एयरलाइंस में भी आपने ट्रैवल किया हो, तो ये स्टार्क डिफरेंस ना आपको एक सेंस हो जाती है, एक फील हो जाता है। वैसे तो आई डोंट नो एनीबडी हु प्रेफर्स टू ट्रैवल अब्रॉड। जब अब्रॉड जा रहे हो तो दे प्रेफर कि हम PIA पे ना जाएं। जो लोग बूढ़े लोग होते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, अच्छा डायरेक्ट फ्लाइट का बड़ा एडवांटेज, तो बात यही है ना कि जब तक आपको, आई एम सॉरी, चॉइस नहीं होगा, मजबूरी होगी तो आप अपनी कौमी एयरलाइन लेंगे, वरना आप नहीं लेंगे। बिकॉज ना वो आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ना आपको एक होता है ना कि आप आफ्टर द फ्लाइट अगर आपका लगेज गुम जाए या कुछ हो जाए तो वो वाली फैसिलिटीज़ भी आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। उसके बाद वो क्लीनलीनेस, वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। द होल एक्सपीरियंस उतने ही पैसे दे के आपका रिडंडेंट हो जाता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात हो रही है, और डोमेस्टिक में तो खैर इतनी चॉइसेस हैं। आई नो सो मेनी पीपल जो कि वैसे ही ट्रैवल नहीं करना चाहते PIA, बिकॉज कंपैरिजन देखें आप, नई जो एयरलाइंस आई हैं उनके नए जहाज़ हैं, सारी मैनेजमेंट नहीं है उनका एक तरीका ही लगता है कि दे आर इन दिस सेंचुरी। आई एम सॉरी बट PIA लगता है कि ये 80 की दहाई में फंस गए कहीं, और जितना मर्जी यूनिफॉर्म कर लें, दोबारा कर लें, तिबारा कर लें, 4 दफा कर लें, वो सेंस नहीं इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू सिंध यूनुस ढागा का कहना है कि इंतज़ामी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ख़राब शोहरत के अफसरान और मुलाजमीन को तब्दील करके बेहतरीन लोगों को लगा रहे हैं। जियो न्यूज़ से उन्हें खुसूसी बातचीत में वाज़े किया कि तरक्याती फ़ंड्स रोकने का तासुर गलत है। यूनुस ढागा ने कुछ और अहम बातें की हैं, ये भी सुनिए। डॉक्टर साहब, 1-2 चीज़ें जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं उसमें यह है कि सिंध के अंदर महकमा ख़जाना की जिम्मेदारियां भी आपके पास हैं। इस वक्त ये बात जो है साबका हुकूमत की तरफ से भी की जा रही है कि तरक्याती फ़ंड्स को जो है वो रोका जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही माजी में बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट की भी कंप्लेंट्स रही हैं। तो इस सिलसिले में आपने अभी तक यहाँ क्या इक़दाम लिए हैं? देखें, पहले तो ये मैं गलतफहमी दूर कर दूँ कि कहीं पे भी तरक्याती फ़ंड्स के पैसे कहीं पे भी नहीं रोके गए। हर तरक्याती फ़ंड को एक, जैसे आपने क्वार्टरली रिलीज़ होती हैं या कुछ 70% अपना काम पूरा कर देते हैं तो उसको क्वार्टर से पहले भी हम रिलीज़ दे देते हैं, तो वो रिलीज़ हमने जारी रखी हुई हैं। और हमारी हिदायत सबको यही है कि जो हमारी जितनी भी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, चलती हुई स्कीम्स हैं, उनके ऊपर उनको वक्त पे पैसे फराम किए जाएँ। बल्कि हमने मीटिंग्स के अंदर ज़्यादातर एम्फेसिस हम ये कर रहे हैं कि उनकी स्पीड बढ़ाई जाए। सिंध में ज़मीनों के मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा पिछले अरसे के अंदर तनकीद भी की गई और बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर करप्शन की वो भी सामने आई। तो उस सिलसिले में आप क्या इस वक्त इक़दाम कर रहे हैं और क्या वो आपको उस तरह से चीज़ें फराहम की जा रही हैं? देखें, आपको ये पता होगा कि पिछले दिनों हमारे तमाम अज़ला के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स और डिवीज़न्स में कमिश्नर्स की तब्दीलियाँ हुई हैं। इसी तरह अब आप देखेंगे कि नीचे जो तहसील हैं या जिसको तालुका कहते हैं सिंध में, वहाँ के जो मुख्तियारकार हैं उनकी भी तब्दीलियाँ होंगी, सब रजिस्ट्रार्स, ताकि हम चाहते हैं कि जिन लोगों का रिकॉर्ड पहले ख़राब है या जनरल अच्छी रेपुटेशन नहीं रखते, उन लोगों को इन कराची में ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये शिकायतें ज़्यादा हैं वहाँ ना रखा जाए और उनकी जगह ऐसे लोग लाए जाएँ जिनका माजी इतना दागदार ना हो। उसके बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे सिस्टम को हम डिजिटाइज़ करें, कंप्यूटराइज़ करें। डिजिटाइज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि उसके अंदर धांधली के चांसेस कम होंगे। हमारा मकसद यही है कि आवाम को कम से कम सरकारी दफातर में आना पड़े। जब हम ऑनलाइन चीज़ों को ले आएंगे, जब इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि उनके अंदर टाइमलाइंस फिक्स होंगी सिस्टम के अंदर, तो लोगों को फिर ये एक तो दफातर में बहुत ज़्यादा नहीं आना पड़ेगा और डिले करने के चांसेस कम हो जाएंगे। हम ज़रूर नज़र रखेंगे उन चीज़ों के ऊपर कि लोगों को शिकायतें ना हो।
जो जहाँ जहाँ पे कोई बदवानी की शिकायत आएगी उधर एक्शन हो, और चीज़ों को नीट क्लीन करने के लिए और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है गवर्नमेंट के साथ, उसको जो बेहतर करने के लिए इकदाम हैं उसको स्पीड अप कराएं। जो भी 3-4 महीने में इंशाल्लाह हम अचीव कर सकें करेंगे, कहीं पे भी हम अपने मैंडेट से इंशाल्लाह तजावुज़ नहीं करेंगे। All right, you heard that. That was our correspondent तारिक मोइन। और अच्छा, आईफोन की क्या बात कर रहे थे? आईफोन के बारे में हम बता रहे थे कि कल इसका लॉन्च इवेंट हुआ है और टाइटेनियम पता नहीं क्या फीचर्स, 48 मेगापिक्सल कैमरा हो गया है कोई। अब कुछ वैसे क्या स्टार्क डिफरेंस क्या आपको नजर आया? हम इस पे बड़ा ही जाके बात खतरनाक किस्म की, मतलब पता है ओनली द प्राइस इज लाइक गोइंग थ्रू माय माइंड। वो उसके बारे में हम खैर बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद नादरा की जानिब से ट्रांसजेंडर्स को शनाख्ती कार्ड देने का सिलसिला जो है वो रोक दिया गया है। तो दैट्स द लेटेस्ट। और इस मामले ने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी में सख्त मायूसी जो है वो पैदा कर दी है। ट्रांसजेंडर्स के मुताबिक इस फैसले के बाद वो अमली तौर पर शहरियत से महरूम हो गए हैं। अदालती फैसले की रोशनी में इस मसले का हल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े अरसे से हम ट्रांसजेंडर्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये तो तय है कि आज नहीं तो कल इन्हें हकूक़ तो देना ही होंगे। बाय द वे, आप कितना भी टाल लें, रोक लें, रुकावटें जल्द दूर होंगी तो ये मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन पाएंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच मौजूद हैं, जिनको हाल ही में जेंडर स्टडीज़ में मास्टर के लिए बरतानिया में स्कॉलरशिप मिली है। बहुत शुक्रिया आपका हिना साहिबा। अब हिना साहिबा, आप सबसे पहले तो आपकी एक ज़ाती अचीवमेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको मुबारक हो, स्कॉलरशिप मिली है, आप बाहर जाएंगी, जेंडर स्टडीज़ पढ़ेंगी, इस एक्सपीरियंस को होपफुली अपनी कम्युनिटी में यहाँ अप्लाई भी करें। पाकिस्तान की मजमूई बेहतरी के लिए किस तरह से इसको अप्लाई करने का आप इरादा रखती हैं? पहली बात तो ये कि ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मेरे साथ साथ ये मेरी कम्युनिटी की भी अचीवमेंट है। और कम्युनिटी की ही वजह से ये चीज़ मुमकिन हो पाई है, क्योंकि हम कम्युनिटी के लिए ही काम करते हैं। जहाँ तक बात रही बाहर जाके तालीम हासिल करने की, तो हमारे लोगों का ये एक अलमिया रहा है कि उन्होंने ख्वाजा सराओं को कभी हुकूक दिए नहीं, और जो दिए तो वो वापस ले लिए। तो अब जहाँ तक बात रही इल्म की तरफ कम्युनिटी को लाने की, तो मेरे अलावा कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात के सितम पे सताए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मौके जब हमें दिए जाएंगे, तो इस तरह से तालीम हासिल करके जिस तरह कौमी धारे में बाकी लोग समाज में शामिल होते हैं और आम इंसानों की तरह, मर्द और औरतों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ख्वाजा सरा भी जो है वो आम लोगों की तरह नौकरियां करके, तालीम हासिल करके अपने घर चलाएंगे, रोजगार कमाएंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे और कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। जी है ना, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी हमेशा से ऑब्वियसली मसाइल का एक शिकार रही है, और एक ट्रांसजेंडर एक्ट आया था जिससे लगा था कि अब हकूक मिलेंगे, लेकिन वो भी ऑब्वियसली मुअत्तल हो गया। तो नादरा ने कार्ड्स इशू ही करना बंद कर दिए। इसके बाद ट्रांसजेंडर्स के लिए परेशानी काफ़ी बड़ी होगी, तो वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं? जी, मुझे इस तरह लगता है कि जो हमारा जो कानून पास हुआ था वो एक लिमिटेड प्रोटेक्शंस के साथ एक बहुत बेहतरीन कानून था, लेकिन अगेन इस मुल्क के अंदर एक रिवाज है मेल इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, और वो जो है प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ वो कानून। और मुझे लगता है कि कम इल्मी की बुनियाद पे जजेस ने जो है शरीयत कोर्ट के वो फैसला दिया, और इस चीज़ के ऊपर मजीद तहकीक नहीं की गई, और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोगों की राय को इसके अंदर नहीं लिया गया। ये एक बाइस्ड फैसला था जो उन्होंने दिया, जो कि हमें ये लगता है कि ना सिर्फ ये कि वो हिजड़ा फोबिक है, बल्कि इस खित्ते की रिवायात और हमारे ख्वाजा सरा कल्चर के भी खिलाफ है। और हमें नहीं लगता कि इस्लाम इस तरह की कोई बात कर सकता है कि जीते जागते इंसानों को उनके हुकूक ना दिए जाएं। और हमारे बारे में जो है क्या कहते हैं वो तारीख में भी बहुत कुछ मिलता है इस खित्ते की, और इस्लाम की तारीख में भी बहुत कुछ मिलता है। आपने जो ये मिस इन्फॉर्मेशन की बात की है, दैट वी टोटली एग्री विद, क्योंकि उस पर डिस्कशन हुई, लेकिन डिस्कशन भी एक और ही तरफ चली गई, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हम इस वक्त देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कैसे किसी को उसकी आइडेंटिटी से महरूम कर सकते हैं? मतलब ये तो बिल्कुल ये है कि अपनी नजरें मोड़ लो, जैसे दे डोंट एग्जिस्ट, दे आर हियर।
ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बस आप लोग बहुत सारी चीज़ें हमें अपने एयरलाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एयर होस्टें तो छोड़ें, एयर होस्टेसें तो छोड़ें, या स्टूवर्ड्स तो छोड़ें, सीटें नहीं हैं अब तो जहाज़ों में। आपको पता है कि मतलब सो मेनी टाइम्स वो पीछे बैक जो है उसका कोई स्टॉप नहीं होता, तो आप गिरे गिरे जा रहे होते हैं, वो आप गिरे ही होते हैं। रोमांटिक इज दैट। वैसे दिस आई हैव नोटिस्ड इन अदर एयरलाइन आल्सो, नॉट जस्ट PIA, लेकिन PIA में बहुत होता है ये। अच्छा, बात हमने कोई और करनी है, और ये बात क्या बताएं, अपने सेंटिमेंट्स तो आपको अब तक पता चल ही गए होंगे, इतने सालों से आप भी हमें देख रहे हैं। गुजरावाला में राह चलती खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के 20 से ज़ायद वाक़यात में मुलविस एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है फाइनली, और मुलजिम का नाम है वकास। वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से ज़ख्मी भी हुआ। मतलब कि वाई डू यू वांट टू डाई फॉर समथिंग लाइक दैट, क्या कर रहे हो? तो ये एक सीरियल जिसको कहते हैं ना हरेसर, वो था वकास, और इसको फाइनली पकड़ लिया। कैसे इसे पकड़ा गया, हमारे साथ ही राना अंसर, वो हमें अपडेट करेंगे। आज देखें, गुजरावाला के थाना सदर की हदूद में एक वाकया पेश आया। वकास नामी मुलजम जो थेड़ी सांसी का रहायशी है, वो एक पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ। पुलिस ने यह बताया कि इसके साथियों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की थी, उन्हीं की फायरिंग से ये जख्मी हुआ है। वकास नामी ये मुलजम शहर में चलती हुई खवातीन को, राह चलती खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था, और एक ही एरिया है वापडा टाउन और इसका सराउंडिंग एरिया है। पिछले 2 से 3 माह में 15 से 20 इस किस्म की शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी कि कोई मुलजम है जो राह चलती खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करता है, नाजेबा हरकत करता है और फिर फरार हो जाता है। तो इस मुलजम को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर रखा था। तो इंस्पेक्टर खुरम गुल हैं SHO थाना सदर, जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया है, इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि किस तरह की वारदातें रिपोर्ट हो रही थी और कितनी वारदातें करता है, इस मुलजम के हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये काफ़ी अरसे से ये रिपोर्ट्स हो रहा था, लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेनेंट नहीं आ रहा था। लेकिन ये पता चल रहा था कोई बंदा रात को निकलता है, लेडीज़ को जिनसी हरास करता है, पीछे से जिस्म को टच करता है, पीछे से शरारत करता है, जिनसी हरासमेंट हो रही थी। लेकिन कंप्लेनेंट नहीं आ रहा था, लेकिन हमने अपने तौर पे इसको फिर हमने तलाश करना शुरू किया है। तो ये लास्ट टाइम जब इसने एक मासूम बच्ची को जिनसी हरास किया है, तो उस दिन ये हमने स्पेशल नाका लगाया हुआ था और इसको पकड़ लिया हमने। पुलिस का अब ये कहना है कि जितनी भी मुतासरा खवातीन हैं वो पुलिस से रब्ता करके अपनी शिकायत बता सकती हैं, उनका नाम भी जाहिर नहीं किया जाएगा, ताकि पूरे शवाहिद के साथ एक मजबूत केस बनाकर इसको जेल में डाला जाए और इसको इसके किए की करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। जी, गुड ऑन गुजरावाला पुलिस फॉर नैबिंग दिस गाय, और ख़ास तौर पे तब के जब कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, फिर भी उन्होंने इसको पकड़ लिया, बिकॉज ऑब्वियसली पता तो चल रहा था कि काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा है। अब प्लीज़ लेट्स कम टू कराची एंड इस्लामाबाद एज वेल। वो F9 पार्क वाला वाकया आपको याद है ना, जिसमें शक्ल भी उस बंदे की है। उसके बाद यहाँ कराची की अगर बात कर लें, गुलशन जौहर में, मतलब गुलिस्तान जौहर में था, गुलशन में था वो वाकया, गुलिस्तान जौहर है, गुलिस्तान जौहर में वही लड़का जो मास्क पहने घूम रहा था। अब वो तो एक्सट्रीमिटी पे वो गया है, उसको आज तक नहीं पकड़ा। वो यकीनन अभी तक होगा भी नहीं, उसको तो पता है, उसको तो पता है ना कि दे कैन नॉट नैब मी। सो हम क्या कहेंगे कराची पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस से, हम कहेंगे गुजरावाला पुलिस से कुछ सीखें प्लीज़ जाके, बिकॉज अगर बंदा पकड़ा नहीं जा रहा आपसे, या को आपने मतलब वो केस जो है ना वो ठंडा हो गया, वो कोल्ड केस हो गया, और फिर आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि लोग भूल जाएं इस बारे में और हमसे सवाल ना करें, हम तो करते रहेंगे। क्योंकि अगर एक भी हाथ से निकल गया ना, अगर आपने जाने दिया, तो फिर तो दिस इज गोइंग टू एम्बोल्डन एवरीबडी एल्स। कोई इक्का दुक्का तो ये लोग नहीं होते, ये बहुत से होते हैं। तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम गुजरावाला पुलिस एंड हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इसको पकड़ लिया है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स नाउ जिनके साथ, लड़कियों के साथ जो भी हुआ है, वो रिपोर्ट करें, आसानी होगी। अब वो केस को मजबूत बनाने के लिए गुजरावाला या इस्लामाबाद गुजरावाला की डायनामिक्स भी बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिपोर्ट करेंगे तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकेगा। Although you know as a woman I can imagine कि क्या रिपोर्ट करेंगे जी, हम रात को इधर से जा रहे थे और किसी ने आके हाथ लगा दिया, कराची वाला तो केस ऐसा था कि वो रिपोर्ट हो सकता था 100%। मतलब वो तो एक सीन ही कुछ और था, वो तो आई हैव नॉट सीन दैट इन एनी, आप होता है ना कि कोई आप आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कोई मूवी में कोई सीन देख लेते हैं, कोई ऐसा भी होता है, बट दैट वाज रियल लाइफ।
इट हैपेंड इन CCTV कैमरा और हम फिर भी नहीं पकड़ सके उसको। और देखें, और ये भी बात आप सुन लीजिए कि ये जो लड़का, इसको आपने किसी को अगर मास्क में देखा हो तो आप 100% उसे पहचानते हैं कि ये कौन, और जाहिर है मास्क कोई हम आज से तो पहन नहीं रहे। मतलब मास्क ये होता है, ये तो नहीं कि पूरा कोई सुपरमैन पहन लिया मुंह पे। मतलब कब से पहन रहे हैं। अब इस लड़के को इसके दोस्त भी जानते होंगे, इसकी कज़नें भी जानते होंगी, इसकी आंटियां भी जानती होंगी, इसके मोहल्ले वाले भी जानते होंगे, बट nobody came forward and nobody told के खास तौर पे इनका बेटा कपड़े उतार कर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है ऑन रोड, सड़कों के ऊपर। बट कोई तो नहीं इस शख्स के पीछे अब हम अभी भी पड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे इसके जो दोस्त हैं ना, अगर तो आप ऐसे ही नहीं हैं, क्योंकि आप भी अब यही क्लेम होंगे कि आप भी 100% इस इंसान जैसे हैं अगर आपने पकड़वाया नहीं है इसको, क्योंकि ये हरकत तो दोस्तियां ख़त्म हो जानी चाहिए जब देखें कि ये दोस्त ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड समबडी एंड टेल हु दिस गाय वाज। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। अब पोजीशनें तो चलें ठीक हैं, लेकिन पोजीशनें भी ज़ाहिर बगैर कारकर्दगी के तो आती नहीं हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ हासिल करने वाले बाबर आजम की ICC की नई वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन बरकरार है। कंग्रेचुलेशंस। भारत के शुभमन गिल दूसरे और जनूबी अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, जबकि फ़खर जमान 10वें नंबर पर चले गए हैं। मामूल हक, फ़खर जमान, विराट कोहली की तनज़ुली हुई है, बाकी बाबर इज स्टिल एट नंबर 1। तो ये ODI रैंकिंग की बात, बाय द वे जस्ट टू मेंशन अगेन, ये ODI रैंकिंग की बात हो रही है, वरना आपको पता है कि हर प्ले फॉर्मेट की अपनी रैंकिंग्स होती हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू अच्छा जी, सदर साहब ने कल एक ख़त भी उनकी तरफ से मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप अदालत से रब्ता करें। फिर एक ट्वीट भी आई, दोनों में ज़रा तजाद नज़र आ रहा था, लेकिन खैर अब इस खबर का खासा खुलासा हो चुका है, तो हम भी तज्जिया शामिल कर लेते हैं। इन केस यू डिड नॉट नो, तो हम आपको बता दें, गुज़श्ता दिनों काफ़ी तस्करा हो रहा था ना, कल वो बात सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी कि कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक इंतखाबात होने चाहिए। ख़त में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है। ख़त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन चाहे तो 90 दिन में इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल कर सकता है। सदर अलवी ने ख़त में तस्लीम किया कि चारों सूबाई हुकूमतें और वजारत कानून और इंसाफ इलेक्शन कमीशन की इस राय की हामी हैं कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद कराए जाए। अच्छा जी, कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत के ख़त से सियासी जल्जला आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सदर के ख़त से साफ झलक रहा है कि सदर ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, और उन्होंने ख़त लिख कर एक तरफ अपनी जमात की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा भी पूरा कर दिया, और दूसरी तरफ उन सियासी हालात को देखते हुए इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की, लेकिन हुक्म नहीं दिया। तो ये दिस इज़ अ सजेशन। और दूसरी तरफ आइनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आईन पाकिस्तान सदर को इख्तियार ही नहीं देता कि वो इलेक्शन की तारीख दें। तो ये उन्होंने ही हैज़ यूज्ड द पावर ऑफ सजेशन हियर बेसिकली। प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन कुछ नहीं कर सकते पार्लिमानी जमहूरियत में। यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ डेट, उसका यह मतलब नहीं है कि सदर जो है वो ऑन हिज ओन ऑर्डर करना शुरू कर देगा। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर जो एक फैसला किया है, ये एक वाइज फैसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, ये लॉ के मुताबिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एक प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर एक पॉलिटिकल एंगल देने की सिर्फ कोशिश हो सकती है। सदर मुमलिकत के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है कि वो एक डायरेक्शन दें इलेक्शन कमीशन को, वो डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप आइन को सामने आप खोलिए, उसमें डायरेक्शन का लफ्ज कहीं नहीं है। याद रखिए उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक बेनतीजा सा खत है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कंफ्यूजन थोड़ी देर के लिए फैलेगी। मेरे ख्याल में तो गालबन उनके ऊपर जो अपनी पार्टी के रहनुमाओं का जो दबाव था और बार बार उनसे कहा जा रहा था कि आप तारीख दीजिए, तो उन्होंने फिर एक दरमियानी रास्ता निकाला है कि तारीख भी नहीं देता लेकिन एक खत लिख देता हूँ ताकि उस दबाव के सामने कह सकूँ कि मैंने कुछ किया है। अब सदर साहब ने अमलन ख़त में तस्लीम कर लिया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। कल हमारे ही प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सदर तो क्या हल्का बंदियों के अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। अब आइन का तकाजा है, डिलिमिटेशन होनी है और वो हो रही है, बल्कि उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है।
तो इसलिए अब तो इलेक्शन कमीशन भी डेट अनाउंस नहीं कर सकता इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद, और ना ही प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने जिस कानून को अपने दस्तखतों से जो है वो एक्ट बनाया है, उसके तहत ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। और सदर साहब के पास अगर इख्तियार था तो जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं उस दिन वो कर देते। उस दिन असम्बलियों के डिज़ोल्व करने के ऑर्डर के साथ ही तारीख का ऐलान भी कर देते। अच्छा जी, ना मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे ये तो अब तक वाज़ेह नहीं, लेकिन सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हो रहा है और दीगर सियासी जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा जारहाना सियासत कर रही है और बिलावल भुट्टो की सियासी बयानबाजी ने हलीफों और हरीफों को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान भी पीपल्स पार्टी से किसी इत्तेहाद पर आमादा नज़र नहीं आते। हमने इंतखाबी तकाज़ों को सामने रखते हुए कि हमारा निशान एक होगा, हमारा मंशूर एक होगा, PDM का नहीं JUI का जी, JUI का, और PDM की जमातें हों या इसके अलावा, तो इलाकाई तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी जमातों को हम इख्तियार देते हैं कि अगर वहाँ कोई सीट टू सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कर लिया करें। तो ये जो सिंध में हम सुन रहे हैं कि GDA और MQM और JUI और मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल हो सकता है, इनके साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता। अभी तक तो जो हमारे ज़्यादातर राब्ते हैं वो पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरे लोगों के साथ हैं। अच्छा जी, ये है सूरत हाल। बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात की वजह से मुस्लिम लीग नून तो आपको पता ही है पहले से नाराज़ है, ताहम अभी वो ज़्यादा खुलकर वैसे रद्द अमल दे नहीं रही है। ऐसे में पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, लेकिन बगैर किसी बड़े इत्तेहादी के। अब ये कैसे मुमकिन होगा, हुकूमत कैसे बनाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर, कल की डेवलपमेंट पर, मुमकिना इत्तेहाद या फिर इख्तिलाफ जो चल रहे हैं आजकल, इस सब पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ। आसमा, क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आसमा, ये बताइएगा कि सदर साहब के ख़त से पहले जो कहा जा रहा था कि वो तारीख देंगे, फिर एक भूचाल आ जाएगा एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उनके पास तारीख देने का इख्तियार है। ऑब्वियसली मतलब वो सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नथिंग हतमी अबाउट इट। ऑब्वियसली हुक्म नहीं दे सकते इस बात का। तो आपको ऐसी चीज़ की उम्मीद थी? जी, जहाँ तक सदर मुमलिकत की तारीख़ का था तो उनके पास यह आइनी इख्तियार है जो उनके पास मौजूद था। 48(5) कहती है कि अगर असम्बली जो है वो टूटती है, तोड़ी जाती है, तो सदर मुमलिकत जो है वो तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। हमें तवक्को थी कि वो कम अज़ कम जो आइनी उनके पास इख्तियार है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो उन्होंने ख़त लिखा है उस ख़त के अंदर उन्होंने ये ज़िम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डाल दी है, और ऐसे महसूस होता है कि सदर ने अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाई है। जाहिर है कि एक प्रेशर उनकी जमात का उनके ऊपर था, पब्लिक गैलरीज से भी खेलना था, सोशल मीडिया का प्रेशर जो कि उनकी जमात की तरफ से होता है, उनके चेयरमैन की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस उनके पास मौजूद थी उनकी जमात के, उसको भी उन्होंने मीट करना था। और उसके साथ साथ उन्होंने जो हाल ही में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर जो दो बड़े अहम ओहदेदार उनसे मिले थे उनके साथ भी ज़ाहिर है कुछ कमिटमेंट्स उनकी हुई होंगी और हुई थी, उसको भी उन्होंने मीट करना था। लिहाजा एक कन्फ्यूजन फैलाने की ज़्यादा ये मामला जो हैं बिगड़े हैं, कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ उन्होंने एक्ट किया है। मेरा अपना ये कहना है बहुत अदब के साथ, अगर वो एक वाज़े एजेंडे के साथ, एक वाज़े इख्तियार के साथ आते तो ज़्यादा बेहतर था, और अगर नहीं आते तो वो चुप रहते, जो उनके पास एक तो ये भी खामोशी भी उनके एक अहम पैगाम बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने जो एक और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ाई अपनी तरफ से। गो के उनके ख़त की कोई हैसियत ऐसे नज़र नहीं आ रही कि जो इम्पैक्ट करे किसी चीज़ को, लेकिन बहरहाल सदर मुमलिकत की तरफ से एक तारीख की तजवीज़ देना भी एक भौंचाल जो है वो हो सकता है अगर वो क्लैरिटी के साथ होता, लेकिन वो क्लियर नहीं है पोजीशन उनकी। अच्छा, अब आसमा, अब जहां इलेक्शन कमीशन को तारीख देने तक का इख्तियार मिल गया है, जितना भी जल्द मुमकिन हो कमीशन को इलेक्शन कॉल करने चाहिए। आपको इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी तो बहुत इसरार कर रही है कि भाई पता ही नहीं है इलेक्शन कब होंगे, उनके मुताबिक एक जमात के अलावा और किसी को नहीं पता। देखिए, ये तो आईनी रिक्वायरमेंट है
ये आइन की ज़रूरत है, ये आइन में लिखा है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं अगर असम्बली टूटती है। अनफॉर्चुनेटली आइन को देखा जाए तो आइन पे अमल दरामद कहाँ हो रहा है, और पूरे सिस्टम ने आइन को इतना बेबस कर दिया है कि अमलन आइन बेअमल है। और जिस तरह की सिचुएशन जो है वो हम देख रहे हैं, अदम एतमाद से लेके जो इमरान खान साहब के या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आई थी, उस वक्त से लेके रीसेंट पास की बात कर रहे हैं, जो आइनी मुँह शुगाफियाँ और जिस तरह से आइन को मोम की नाक की तरह मरोड़ा गया है और अपने हक़ में इस्तेमाल किया है हर किसी ने। मेरा ख्याल है इससे पहले पाकिस्तान के आइन की ये इस तरह की सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिली। तो इलेक्शन कमीशन को देखा जाए तो उनकी मजबूरियाँ अपनी जगह पर हैं कि उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है। देखा जाए तो उनको जो मर्दमशुमारी के बाद के फ़ैसले हैं, जो कि जाते जाते पीडीएम गवर्नमेंट जो है या इत्तेहादी हुकूमत कर गई, उसके मुताबिक उनको फ़ैसले करने हैं और उसके लिए उनके पास वक्त मौजूद नहीं है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़रूरत उतनी ही है आइन की जितनी कि इंतखाबात को 90 दिनों के अंदर मुनक्किद कराना है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम अगर वो जब भी इंतखाबात करा रहे हैं 90 दिनों के अंदर या थोड़ा सा ऊपर बेरिस मिनिमम टाइम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के अंदर, वो जो भी करवाना चाहते हैं लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ अपनी एक पोजीशन ज़रूर वाज़े करना चाहिए। अच्छा आसमा, अब इलेक्शन तो चलें जब भी होंगे ये भी वाज़े हो चुका है कि पुराने वाले इत्तेहादी अब साथ नहीं होंगे, तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ खड़ी होगी। बिलावल जो है वो ज़ोर तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन वहाँ मुस्लिम लीग नून वाले भी मियाँ साहब को वापस ला रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो क्या ये एक टक्कर का मुकाबला बनता आप देख रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि टक्कर का मुकाबला करने की पोजीशन में इस वक्त कोई भी सियासी जमात है। लाइक इट और नॉट, तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में एक बहुत बड़ा उनका अपना एक हिस्सा होगा और उनके मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा होगा। मुखालिफ जितनी भी जमातें होंगी वो एक ही पार्टी को देखा जाए तो कन्फ्रंट कर रही होंगी और वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन दूसरी तरफ एक एफ़र्ट है, एक जो जिसे कहना चाहिए नज़रियाती इख्तलाफ है जो कि मौजूद रहा है हमेशा से, और वो इंतखाबात में और ज़्यादा सामने आ जाएगा। मैं नहीं समझती कि इंतखाबात के बाद सियासी जमातें जो हैं वो जो पहले इत्तेहाद में रही हैं वो दोबारा इत्तेहाद में नहीं जा सकती। मेरा ख्याल है वो इत्तेहाद में जा सकती हैं और मेरा ख्याल है कि ये सारी जमातों को मिलके ही एक सिस्टम जो है उसको चलाना पड़ेगा। ये इंतखाबात की रिक्वायरमेंट है। इंतखाबात जो है वो कोई बहुत आसान नहीं होते रियासत के लिए कंडक्ट करना। इंतखाबात के अंदर पूरी रियासत की जो एक जिसे कहना चाहिए उसके जितनी उसके अंदर ऐब होते हैं, उसके अंदर जो मसाइल होते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं। और अभी जब बयानिए बनने शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानिए मंजर आम पर आएंगे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए भी होंगे, उसके अंदर सियासी जमातों के आपस के बयानिए भी होंगे, तो बहुत रियासत के लिए इस पूरे इनको इस शोर को, इस पूरी सियासी माहौल को के मुताबिक चलना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो 70 में अनफॉर्चुनेटली आप देखें यही हुआ था, मगर मैं नहीं चाहती कि उसका हम एग्ज़ाम्पल दें उस पूरे मामले का या 70 के इंतखाबात का 71 के। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद रियासत के लिए कि वो किस तरह से इंतखाबात को कराएंगे, और फिर ये भी देखना होगा कि क्या इंतखाबात मसाइल का हल हैं या फिर उसके बाद मसाइल को जन्म देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मेमल सरफराज, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेमल, सदर साहब की जानिब से जो ख़त लिखा गया है इसका एक मफ़हूम तो यही बनता है कि उन्होंने ये तस्लीम किया है कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन को ही देनी है। सो व्हाट डू यू थिंक, इबहाम बढ़ गया है या सदर साहब के ख़त से कुछ फ़र्क भी पड़ा है या क्या हुआ, इससे क्या हासिल हुआ? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई इबहाम नहीं था। ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी कंसेंसस है कि सदर साहब उन्हीं की आईनी ज़िम्मेदारी थी और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। और ये जो बात केयर टेकर लॉ मिनिस्ट्री कर रही है या ईसीपी कह रहे हैं कि उन्हीं को देने, ये बात दुरुस्त नहीं है, ना लीगली ना आईनी तौर के ऊपर। तो जो सदर साहब ने ख़त लिखा है, मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जो कि उन्हें करनी चाहिए थी, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उन्होंने इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की। So you think सदर साहब को करनी चाहिए थी, उनकी आईनी जिम्मेदारी है। अच्छा महमल, ये बताएं कि सदर साहब का ख़त हो, सियासी जमातों का रवैया या हमारा हालिया तारीख जो चल ही रही है सारों को पता ही है, तो एक ट्रेडिशन बन चुका है कि इस तरह के बड़े जो फैसले होते हैं, सियासी फैसले,
वो अदालतों में ही तय होते हैं, विच वी कैन डिबेट ऑन दैट कि वो होना चाहिए कि नहीं, बट दैट्स अनदर स्टोरी। क्या इलेक्शन वाला ये जो मामला हम बात कर रहे हैं ये भी बिलाखिर वहीं जाएगा? देखिए, ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि जिस तरह हमारे मामलात जो हैं जब अदालतों में जाते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली जो हैं वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने भी ख़राब की हैं। एक हमारी माजी, एक हमारी तारीख रह चुकी है। आप अगर माजी करीब के अंदर ही देख लें, आर्टिकल 63A की जो री इंटरप्रटेशन की है, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ, ख़ासकर वो आप पंजाब असम्बली के केस में देख लें, ओवरऑल जो एक केओस उसके बाद पैदा हुआ, वो अदालती इंटरवेंशन ही की वजह से था। तो ये इस तरीके से बजाय इसके कि सियासी जमातें और जो लोग जिन्होंने अपने आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, यानी कि इस मामले में अगर सदर साहब दे देते इलेक्शन की तारीख, तो वो सब उनको मिल बैठ कर ये चीज़ें करनी चाहिए थी और सियासी मामलात अपने पास ही रखने चाहिए थे, ना कि ये कि वो अदालतों में जाएं। अब ये अदालत में जाएगा, लेकिन ये भी है कि एक नई अदालती निज़ाम एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं कि आगे जाकर इसके ऊपर होता क्या है। लेकिन ओवरऑल मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि एक्चुअली पार्लियामेंट की चीज़ें पार्लियामेंट में ही तय होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी जुडिशरी ने भी पार्लियामेंट को ठीक से काम नहीं करने दिया, और पार्लियामेंट अगर कोई कानून लाती थी, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, तो उसके ऊपर जुडिशरी जिस तरीके से, जो अभी बंदयाल कोर्ट थी, उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस किस्म के उन्होंने स्टे हो गया या कोई चीज़ प्रीएम्प्टिव मूव्स कर दी, इस तरह की चीज़ें, तो वो कोई ख़ास अच्छी लेगेसी नहीं है। अच्छा मेवल, इलेक्शन पर ज़ाहिर है सबकी नज़रें हैं कि कब होगा, इसीलिए सियासी सफ़बंदियाँ भी नई सामने आ सकती हैं। अब ये भी वाज़ेह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद के बगैर इलेक्शन लड़ने जाएगी। वैसे एवरी डे ब्रिंग्स अ न्यू न्यूज़, सो कुछ भी हो सकता है। हुकूमत बनाने तक बात पहुँची, तो क्या लगता है किसी के भी लिए इत्तेहादियों के बगैर अपना वज़ीर आज़म लाना मुमकिन होगा, या आपको PMLN इस कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है कि वो अपना वज़ीर आज़म ले आएंगे? अगर पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, तो वो क्या किसी इत्तेहाद के बगैर बना सकते हैं? वज़ीर आज़म बन सकते हैं? ये भी एक सवाल है, जस्ट आस्किंग। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि PDM ने क्या झंडी दिखाई, या इस चीज़ का बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर आज़म बनने से जो है वो किस तरीके से ताल्लुक़ है। देखिए, बात ये है कि एक्चुअली अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी कंसिस्टेंटली ये बात करती रही कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाए, और उसकी एक वजह है क्योंकि पीपल्स पार्टी जो पिछली PDM गवर्नमेंट की जो अलायंस थी, उस हुकूमत में अगर आप देखें तो एक वाहिद जमात है जो श्योर है कि वो इलेक्शन जीत सकती है। क्योंकि सिंध के अंदर जो अगर अभी भी सर्वेज आप देख लें या वैसे ऑन द ग्राउंड जो आप सिचुएशन देख लें, तो उसमें यही नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी चौथी बार भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी सिंध के अंदर। तो जब एक जमात जो कि सर्टन है, तो ज़ाहिरी बात है उनको तो किसी के साथ इत्तेहादी अलायंस करने की ज़रूरत भी नहीं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जब PDM की हुकूमत थी वो कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं था, वो एक हुकूमती अलायंस था, और उसके अंदर कहीं ये बात नहीं हुई थी कि वो इलेक्शन भी साथ ही लड़ेंगे। जहाँ तक PDM की बाकी जमातों की बात है, तो ये बात वाज़ेह है, ये बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, वैसे भी नज़र भी आता है कि वो लोग श्योर नहीं है। यानी कि अगर आप JUIF को देख लें खैबर पख्तूनख्वा में, या नून लीग को आप पंजाब के अंदर देख लें, इसके अलावा भी जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, तो आप ये देखिए कि क्या वो श्योर है कि वो जीतेंगे इलेक्शन। अभी जो ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है या वोटर पैटर्न है इस वक्त मैं जो बात कर रही हूँ, उसके मुताबिक तो ये ऐसा नज़र नहीं आता कि उनकी कोई बहुत मकबूलियत है, बल्कि खासे गैर मकबूल है। तो इस लिहाज से तो वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल में उनको शायद पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ज़्यादा पड़े, ना कि ये कि पीपल्स पार्टी को उनकी ज़रूरत पड़े। थैंक यू महमल फॉर योर इनसाइट। ब्रेक की बात। लड़कियां जीत गई हमारी। बांग्लादेश जो गई हुई थी सेंट्रल एशियन बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेलने के लिए, और किर्गिस्तान से उनको लग रहा था उनका सख्त मुकाबला होगा। अपने पहले इंटरनेशनल मैच में किर्गिस्तान को इन्होंने 2-1 से शिकस्त दे दी है। अंदाजा लगाइए, जगह भी कितनी प्यारी लग रही है। नाइस पिच, क्लीन भी है, वैसे क्लीन है। चलो अच्छा ही उधर हो रहा था। तो पाकिस्तान विमेन टीम की कामयाबी का स्कोर जो है वो 11-21-14 मैं बता रही हूँ, और 15-13 और दिन के दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखिए, हमने आपको अच्छी वाली बात तो जीत गए ना भाई। हाँ, जिससे डर था उससे जीत लिए, और जिससे नहीं डर था उससे हार गए। तो उज़्बेकिस्तान का सामना करना पड़ा, और फिर उज़्बेकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेंस टीम को दोनों सेट्स में सख्त मुकाबले के बाद 21-18 21-19 से शिकस्त दे दी। चलिए
फिर भी बहुत But the girls had fun and it's an experience. और अभी और भी इंशाल्लाह टूर्नामेंट्स होंगे। बात सारी ये है कि ये फील्ड जो है ये भी खुल रही है, so that's good. Good on you girls. अच्छा जी, स्टेट बैंक के क़याम को कितने साल हो गए? आपको पता है 75 साल और 75वें यौम तासीस की तकरीबात की मुनासिबत से स्टेट बैंक म्यूजियम में, आपको नहीं पता कि स्टेट बैंक का म्यूजियम भी है, एक आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया है। नुमाइश का उन्वान है क्लैडियोस्कोप ऑफ ड्रीम्स। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग नेम। क्लैडियोस्कोप ऑफ पाइप ड्रीम्स। ऑफ व्हाट ड्रीम्स? पाइप ड्रीम्स। अच्छा, नौजवान फनकारों के फनपारे रखे गए हैं। नौजवान फनकारों ने अपने काम से दुनिया के माजी, हाल और मुस्तकबिल की खूब मंजरकशी की है। डेप्यूटी गवर्नर स्टेटमेंट डॉक्टर इनायत हुसैन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया है जो सितंबर के इख्तिताम तक रहेगी जारी। So you can go and watch it? Yes, and if you don't want to go और आप इसी तरह देखना चाहते हैं तो रियाज एंडी आपको दिखा देंगे। Let's watch. जी देखें, बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 75 साल का हो गया और जो यौम तासीस की तकरीबात हैं उसमें एक आर्ट एग्जीबिशन की भी का इनकाद किया गया है, क्लाइडोस्कोप ऑफ ड्रीम्स। तो रंग जो है वो दिखाए हैं, मेज़बान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा मेला लगाया है स्टेट बैंक की 75 साल तकरीबात। बिल्कुल, आप इसे पिछले 75 साल के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ना देखें, आप इस एग्ज़िबिशन को अगले आने वाले 75 सालों के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, क्योंकि यहाँ हमने एक तो बुनियादी चीज़ वो ये है कि हमने तमाम यंग जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको इनवाइट किया। नुमाइश के उन्वान का उर्दू तर्जुमा ख्वाबों का निगारखाना समझें। नुमाइश पर 4 सूबों से आए फनकारों में मुसव्विर भी हैं, मुजस्समा साज और मखलूत मीडिया पर काम करने वाले भी। थ्रू AR कि मतलब हम जा रहे हैं, हाँ, और फिर वो क्लियर हो जाती है इमेज। ओके, तो ये जो आपको एसेंशियली तस्वीर नज़र आ रही है बहुत सी ब्लर सी, उसको जब आप सिद्रा के इस ऐप के ज़रिए देखते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है। इसी तरह स्पेस कहानी ये थी कि हमने गुड़िया की शादी करानी है। ख्वाब जो दरीचा झांकती रंगों भरी आंखों में नजर आए। आई एम ट्राइंग टू रिवाइव द इस्लामिक आर्ट, सो होपफुली के ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और एक फनपारे की खुशी में नजर आए। ये आप ही हैं गालिबा जी। इतना खुश हंसता मुस्कुराते चेहरा। बस बेसिकली मैं ठट्टा से ताल्लुक़ रखती हूँ, हाँ, तो वहाँ के कल्चर उनके रंगों में खो गई थी, तो फिर अपने आप को भी उसमें डालने की कोशिश की। ये जो है इसमें बेसिकली ठट्टा के कपड़े और उन सब को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। नुमाइश पर डॉलर की सितम ज़रीफ़ी भी देखी। एग्जीबिशन में ये कैसे मिस रह सकता था, बट ये क्या है, ये बेसिकली डॉलर को मैंने एज ए स्टिकर दिखाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो 5000 रुपीज़ की वैल्यू अब $1 के बराबर रह गई है, तो उसको मैंने एज स्टिकर इसलिए दिखाया क्योंकि स्टिकर हट रहा है तो पता चल रहा है ओ अच्छा तो ये 5000 रुपीज़ थे। तो इट इज़ लाइक सरकाज़म भी है और थोड़ा सा एक रियलिटी भी है, हार्शफुल रियलिटी। यहाँ खत्ताती भी हो रही है और स्केचिंग भी। और ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बडिंग आर्टिस्ट है उनको इनक्रेज किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इनक्रेज की, एक बाकायदा एक जूरी बनाई, जूरी ने ये सारी सिलेक्शन की। तो एक इनिशिएटिव है, छोटी सी कोशिश है कि हम जहाँ बाकी सारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कोशिश करते हैं, कुछ आर्ट के लिए भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करें। नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब देखने शहरियों की अच्छी तादाद पहुँची थी। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई टॉक? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये कैसा लग रहा है काम आपको? मैंने देखा यहाँ पर पाकिस्तान के तकरीबन सारे मतलब हर जगह से रिप्रेजेंटेशन है, लाइक सिंध से हैं, कोयटा की। मैं काम देख के हैरान रह गई, मैंने कहा कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे। और ये सब कुछ सितंबर के इख्तिताम तक स्टेट बैंक के म्यूज़ियम में जारी रहेगा। मौका मिले तो ज़रूर देखने जाएं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ रियाज एंडी, कराची। सो नाइस, अच्छे आर्ट स्टेट बैंक की हिस्ट्री की बात हो ही रही है तो हमें जो है ना सिकंदर बख्त हमारे सिक्कू भाई ने मैसेज किया कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। How interesting is that? Yes, तस्वीर भी एक भेजी उन्होंने। अच्छा, anyway, so this exhibition is open for you all to go and see और बड़े अच्छे आर्ट पीसेस मुझे नज़र भी आ रहे थे। अच्छा, अब जो हम आपको खबर बताने लगे ना, उससे एटलीस्ट मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ,
मगर इन केस आपका कोई लेना देना है इससे तो आप प्लीज़ जानिए कि आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB की तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद पाकिस्तानी रुपए में कीमत होगी तकरीबन 7 लाख रुपए। सो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बगैर टैक्सेस के इसकी कीमत होगी 5 लाख रुपए। चलो ठीक है। हाँ, 15 प्रो मैक्स 256 GB की खरीदारी, वैसे इसके ऊपर भी 512 GB भी होता है, आपको पता है ना। 256 GB की खरीदारी के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक के बाशिंदे अपनी माहाना तनख्वाह बल्कि मजमूई सालाना तनख्वाह खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। पाकिस्तानी को इसे खरीदने के लिए अपनी तनख्वाह का 816% खर्च करना पड़ेगा, एक बेसिक मिनिमम। मतलब क्या हम इसके आईफोन जो आएगा प्रो मैक्स, चलो बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे हमने 4 पहिए लगा लिए, टायर लगा लिए, फिर उसको हमने अपनी गाड़ी बना ली, क्योंकि इतने पैसे जो हम दे रहे हैं ये लिटरली ये गाड़ी का बयाना है। एक जमाने में आती थी गाड़ी इतने में, जी छोटी वाली आ जाती थी। मतलब इफ यू कैन गेट इट, इफ यू वांट टू गेट इट, लेकिन ये क्या हो रहा है? इट्स अ फोन। अच्छा प्लीज टेल अस, यू नो जो हम बड़े टेक सेवी और गैजेट सेवी लोग हैं वो हमें प्लीज आज जियो पाकिस्तान लिख के टीवी पे ट्वीट करके बताएं कि इसमें क्या मुख्तलिफ और क्या नया है। प्रोसेसिंग नहीं तो आपने देखा नहीं वो इसका पूरा जो इवेंट हुआ था? देखिए प्रोसेसिंग तो ऑब्वियसली नेचुरली बेहतर होती है, कैमरा बेहतर हो जाएगा, बेटर पोर्ट्रेट्स, बट यही है ना, कोई मेजर रेवोल्यूशनरी चेंज तो नहीं आया है इसमें। Oh God, अच्छा कोई ये फोल्ड नहीं हो रहा, यू नो, आपको दूसरी जो नहीं आईफोन का एक स्टाइल होता है, फोल्ड नहीं होता, यू नो, पता है इंटरेस्टिंग हो गया वो, ठीक है इंटरेस्टिंग मामला हो गया है, लेकिन फिर इसका एक अपना स्टाइल होता है, फिर एक इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, मतलब अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द फोन्स आर एंड्रॉइड, तो इसकी एक अपनी है वैल्यू। क्या अब आगे से आईफोन भी फोल्डेबल बनाना चाहिए? तो फिर वो आईफोन नहीं होगा। खैर एनीवे आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तानी अगर माहाना 40,000 जमा करें तब भी साल भर में फ़ोन वो नहीं ख़रीद सकते। ओके, तो अगर इतनी सेविंग भी हो रही है तो ये वाला फ़ोन नहीं आएगा। और इजिप्ट वालों को कितना फीसद होगा, उनको कितना परसेंट? 821%। नाइजीरियन शहरियों को 754%, भारतीयों को इस आईफोन मतलब ये हम आपको वो परसेंटेज बता रहे हैं 213%। सो इंडिया इज इन कंपैरिजन टू देयर इनकम को आपको लिटरली 8, 9, 10 महीने अपनी पूरी तनख्वाह बचानी होगी, जिसमें से आप कुछ खर्च नहीं करेंगे क्योंकि आपने आईफोन लेना है, फिर आप आईफोन ले सकते हैं। मतलब खाना पीना दुनियादारी सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं क्योंकि आपने आईफोन खरीदना है, और फिर भी आप देखेंगे कि लोग ये आईफोन तो हम 40,000 तनख्वाह की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत से जगहों पर मिनिमम तनख्वाह 40,000 से भी कम है। सो वो भी आपको मद्देनजर रखना होगा। जस्ट सेइंग, सो दिस इज द क्रेज, दिस इज द फीचर। और बाकी दुनिया में ना, अमेरिका वगैरह में आप अपना फ़ोन जो एग्जिस्टिंग आईफोन होता है वो आप एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसमें आपको ऑब्वियसली कम देना पड़ता है। तो इट वर्क्स आउट ओवर देयर, इट डजंट वर्क आउट ओवर हियर, क्योंकि आप अपना भी जब फोन दे रहे होते हैं तो आपको उसकी भी कोई सेलुलर कंपनियां वहाँ पे आपको पता ही, अगर आप एक्सचेंज में हो जाता है तो वो आपको किस्तों पे आईफोन दे देती हैं, और हर कोई वहाँ अपग्रेड करता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लिटरली मार्केट शायद उनकी वही है, बट ऑफ कोर्स जहाँ खरीदने वाले खरीदेंगे, बिकॉज एक स्टेटस भी तो है ना, एक स्टेटस सिंबल होता है कि लेटेस्ट आया है और मार्केट में आने से पहले हमने ले लिया। ये भी तो हमारा बड़ा शौक है कहने का कि अभी नहीं आया मार्केट में, बट वी हैव इट। मुझे वो वज़ीर दाखिला सिंध का बयान याद आ रहा है, निगरान वज़ीर दाखिला के, वो कह रहे थे कि अंदर वाली पॉकेट तो में अगर ये वाला ले लिया तो फिर कौन सी जेब में रखना पड़ेगा, ये भी जरा इसके लिए आप पूरी एक आर्मर्ड व्हीकल लेके आए। नहीं, कोई खास अंदर गुम जेब कोई बनानी पड़ेगी, कोई कुर्ते पाजामे के अंदर छुपा के, पाजामा ही होगा, कुर्ते की जेबों से तो निकाली जाएगी चीज़। तो एनीवे दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल यू। मक्खी आई। लेकिन इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगर आप लोग देखते ना, क्योंकि लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते भी हैं और इंतज़ार में भी होते हैं, फीचर्स का इंतज़ार हो रहा होता है, तो बहुत सी फीचर्स वगैरह भी हैं। एक्चुअली माय हस्बैंड एक्सप्लेन टू मी कि क्या फीचर्स वगैरह हैं, लेकिन जिसने लेना ही नहीं तो वो गली जाए क्यों? बट कोई ऐसा फीचर तो ऑब्वियसली कैमरा हर नेचुरली हर आईफोन का पिछले वाले का अगले वाले का पिछले से बेहतर होता है। सो ये सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग बेहतर होती है, सारा कुछ बेहतर होता है। और वो भी आपको पता है, हमने एक ज़माने में खबर शामिल की थी कि एलिजिडली जो पुराने आईफोन्स हैं उन्हें ज़रा थोड़ा सा स्लो कर दिया जाता है ताकि लोग नहीं, वो पीपल दैट इज़ पीपल्स ओन, दैट इज़ माय ओन एक्सपीरियंस एज वेल, कि मुझे भी हमेशा लगता था जब कोई नई चीज़ आती है और हमारे कोई 2-3 मॉडल्स अगर पीछे हो, जो कि अब हो ही जाता है, हु कैन कीप अप विद दिस, और फ़ोन अच्छा भला काम कर रहा होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर आपको उसको अपडेट भी करना होता है तो कभी कभार वो भी एक्सेप्ट नहीं होता। नॉट एनी मोर सो। आई थिंक अगर आप आईफोन 12 के बाद की बातें करें
10 के बाद ये भी वजह हो सकती है ना, आपका दोस्त वही चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहा होता है, तो आपका अपना फ़ोन अगर उसके पास नहीं आए तो आपको अपना फ़ोन वैसे ही स्लो लगना शुरू हो जाता है। एक्चुअली यही है। ओके फाइन। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान कर चुके हैं, आपको पता ही है। उसके साथ ही पंजाब की नौजायदा सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अचानक अपने तेवर तब्दील कर लिए हैं और भाई तर्जुमान IPP फयाज चौहान ने तर्जुमान IPP क्या? फयाज चौहान, इस पे जरा पॉज दिया जाए, ये नहीं करना चाहिए यार इन्हें। अच्छा पता है क्या है कि आपने अपनी पार्टी में भर्ती तो कर ली है सब कुछ, हालांकि मैं आप पता नहीं किसको मुखातब कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट इनको फेसेस तो ना बनाए ना। इट्स टू सून। इट इज टू सून। मतलब अभी लोग इनके ट्रॉमा से नहीं निकले हैं बाहर। ट्रॉमा और नो ट्रॉमा, इनकी एसोसिएशन इज विद अनदर पार्टी। इट इज वेरी, हमारे मुंह से बात नहीं निकल रही। शहबाज गिल अगर पाकिस्तान में होते ना तो वो भी शायद इनके स्पोक्स पर्सन बन जाते। खैर उस पर क्या स्पेकुलेट करना, माशाल्लाह अभी कम है जो इनके स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। लेकिन फयाज चौहान और नवाज शरीफ की वापसी को निजात दहिंदा की वापसी करार देकर कौम का मजाक उड़ा रही है। आप पहले डिसाइड कर लें कि आप किसकी साइड पे हैं, क्योंकि आई एम सॉरी अभी हमारे दिमाग से ये नहीं निकला कि आपके अलायंस तो करना ही पड़ेगा। नून लीग अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अब नवाज शरीफ की वापसी का कार्ड खेल रही है। इलेक्शन में अवाम नून लीग और इत्तेहादियों से महंगाई और अपनी रुसवाई का हिसाब ज़रूर लेंगे। IPP वही जमात है जिसके क़याम का नून लीग ने ना सिर्फ खैर मकदम किया था, आपको याद होगा, बल्कि लीगी रहनुमा अता तारड़ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनके साथ इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सोचो व्हाट इज गोइंग ऑन बहुत ही जल्दी। वैसे दैट वाज अ लिटिल प्रीएम्प्टिव, बट एनीवे देख लें। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों के उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है बहुत सारी जगहों पर हम आपस में एक ही होंगे। लेकिन चलें, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया। IPP के तर्जुमान के हालिया बयान के बाद सीट एडजस्टमेंट की बातें तो हवा हो गई हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में क्या नताइज देती है फिलहाल ऑब्वियसली कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस जमात में इलेक्टेबल्स मौजूद हैं। और रिवायती सियासी खानदान बहरहाल पंजाब की सियासत पर अपना असर रसूख रखते हैं और ये कहना गलत ना होगा कि IPP पंजाब की सतह तक नून लीग के लिए नया सियासी हरीफ साबित हो सकती है। अब हरीफ बना लें या हरीफ, अब भी तो तेवर ऐसे हरीफ के ही लग रहे हैं। सो हुमा फयाज चौहान ही हमारे साथ मौजूद हैं। So good to speak to you. अच्छा आप चौहान साहब, एक आध माह पहले तक तो ये लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भाई भाई हैं, दो जिस्म एक जान है। अचानक आपके बयान में चेयरमैन PTI की जुबान नजर आने लगी है, तो क्या कोई नाराजगी हुई है नून लीग वालों से? अभी तक तो सीट एडजस्टमेंट की बातें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है उस वक्त से नून लीग की तरफ से स्पॉन्सर्ड की हुई तहरीक और प्रोपेगेंडा IPP के खिलाफ किया गया कि शायद IPP एक नून लीग की जनाब बी टीम है या नून लीग की इत्तेहादी है या नून लीग के साथ कोलैबोरेट करके जनाब वो इलेक्शन में उतरने की तैयारी करेगी। इसमें कोई हकीकत नहीं थी। हम कैटेगोरिकली IPP अपना इलेक्शन लड़ेगी, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। जहांगीर तरीन साहब हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, पंजाब के अंदर अलीम खान हमारे वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं, और ये गलतफहमी नून लीग दूर कर ले। और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग इस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफिकत की सियासत कर रही है। पिछले 1.5 सालों में जो पाकिस्तान की आवाम की तबाही और बर्बादी हुई है महंगाई और रुसवाई की सूरत में, और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें आखिरी 1.5 साल और शहबाज शरीफ का और नून लीग का बुनियादी किरदार है। और अब अपने उन जुराइम और उन गुनाहों और उस बैड परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए ये नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बना के वापस लाने का एक ढकोसला रचा रहे हैं, ताकि इनकी इन सारी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर और गुनाहों के ऊपर और जुराइम के ऊपर पर्दा पड़ जाए। तो जनाब, मैंने आज उसको बेनकाब किया है और आप देखेंगे कि हम IPP पंजाब के अंदर भरपूर तरीके से जो है वो नून लीग की इंशाल्लाह अपोजिशन करेंगे। अच्छा चलें ठीक है। आप ऑब्वियसली जाहिर है कि फ्यूचर की अगर बात कर लें तो मुल्की सियासत में अपनी पार्टी का एक बड़ा मकाम देखते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, गुड। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ऑलरेडी एक हकीकत है
सो दे हैव बीन हियर फॉर अ वाइल। एक दूसरे के साथ ना भी चलें, एक दूसरे को बर्दाश्त तो करना चाहिए। तो ये मुमकिन होगा कि मतलब गेट अलॉन्ग कर लें, इत्तेहाद का चांस ख़त्म बिल्कुल समझा जाए? देखें, इत्तेहाद, कोलैबोरेशन, अलायंस, ये बात की बातें हैं। अभी हम एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जहांगीर तरीन साहब की सरपरस्ती में, अलीम खान साहब की क़यादत में हम मैदान में उतरे हैं और हमारे साथ जितने लोग हैं और जितने इंशाल्लाह भी और आएंगे, अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की जो है वो सियासी फजा पे छाई हुई है, जो 1-1.5 महीने के अंदर जब क्लियर होगी तो जोक दर जोक लोग जो है वो IPP के अंदर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल होंगे जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की क़यादत में। तो अभी जो नून लीग एक गलतफहमी का शिकार हुई है, एक तरफ तो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में 40-45% जो महंगाई आई है, ये नून लीग और इनके इत्तेहादियों ने लेकर आए हैं। और पंजाब के अंदर कोई बंदा नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं है। ये मैं आपको एक सियासी कारकुन की हैसियत से बता रहा हूं, लेकिन उनकी नरगसियत का आलम यह है, वो इस गलतफहमी का शिकार है कि शायद नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो जनाब माही आवेगा तो फुला ना धरती से जावांगी वाला माहौल बनेगा और पूरा पंजाब और पाकिस्तान उमड़ आएगा। नहीं जनाब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के चले हुए, आजमाए हुए और बेकार कारतूस हैं। उनको अगर कोई समझता है कि यूज करके कोई नेल्सन मंडेला का माहौल बना के नून लीग एज अ पार्टी जो है वो आवाम के अंदर पॉपुलर बयानियां बना लेगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि मौजूदा पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उसमें वाइटल रोल नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और नून लीग का है। हमारे ये वो जोक की तरह नहीं कह रहे थे आएंगे, मतलब नहीं, वो कहते हैं भर भर के लोग आएंगे बेसिकली। बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब। मगर पंजाब में अलीम खान साहब को इन्होंने उम्मीदवार करार दिया और जहांगीर तरीन साहब को वफाक में वज़ीर आज़म का कैंडिडेट IPP की तरफ से करार दिया है। सो दैट वाज फयाज चौहान फॉर यू। अच्छा जी, ताज़ा एक खबर है हमारे पास और ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा साहब को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। देर से नहीं, शोकॉज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने लतीफ़ खोसा से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। रुकन इसी लतीफ़ खोसा ने पार्टी की इजाज़त के बगैर दूसरी जमात के सरबराह का दिफा किया। नोटिस में कहा गया है कि वकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की और बताएं कि आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों ना की जाए। बताएं भाई। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिन्होंने बताना होगा तो बता देंगे। हम कल मिलेंगे। ओके, खुदा हाफ़िज़।